नमस्कार। थिंक आईएएस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अपनी तैयारियों में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। आज जिस विषय पर हमारी बातचीत होनी है वो मैं लेकर आया हूँ चुनाव आयुक्तों से की नियुक्तियों से संबंधित जो विधेयक अभी राज्यसभा में रिसेंटली पास हुआ है दिसंबर 12 को, उस पर आज की बातचीत पूरी बेस्ड है। जो सामने टॉपिक लिखा हुआ है CAC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। हाल फिलहाल में इस पर क्या प्रोग्रेस हुआ है जरा समझ लेते हैं। दिसंबर 12 को यह राज्यसभा से पास हुआ है और लोकसभा में इस पर बातचीत होना अभी बाकी है। अगर यह विधेयक लोकसभा से भी पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। ये अधिनियम अगर बन गया तो किसी ना किसी पुराने नियम को प्रतिस्थापित कर रहा होगा। तो पुराना नियम जब हम बोलेंगे तो वो होगा 1991 का। तो CAC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 1991 को रिप्लेस करेगा। ये पूरी बात तो ठीक हो गई। हम थोड़ा इसके अंदर चलते हैं कि ये विधेयक आखिर है क्या, कहता क्या है। तो ये कहता क्या है, इससे जानने के लिए हमें ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें चर्चा अचानक शुरू कैसे होगी, ये समझते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की बात करता है। चुनाव आयोग की बात करता है। यही आर्टिकल में हम क्लॉज नंबर, जो आज का विषय खास रहेगा, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 5। तो आर्टिकल 324(2) संरचना पर बात करता है, चुनाव आयोग की संरचना और प्रक्रिया पर बात करता है, प्रोसेस। वही 324(5) ये जो अनुच्छेद है ये चुनाव आयुक्तों को हटाए जाने पर बात करता है, रिमूवल पर बात करता है। इतनी बातचीत हमारे आगे के डिस्कशन में काम आएगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये मुद्दा अचानक कैसे लाइट में आ गया, क्या ऐसी बात हो गई। तो हम इस बात को समझें कि 2015 में एक वाद सामने आया, केस सामने आया, अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघ। 2015 का ये केस है। इस केस ने चुनाव आयुक्तों की जो वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े कर लिए। क्या सवाल खड़े हुए कि वर्तमान प्रक्रिया असंवैधानिक है कहा, और इनका आधार यह था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो पूरा का पूरा कार्यपालिका का प्रभाव अगर चुनाव पर पड़ता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर पड़ता है, तो इसका सीधा असर पड़ेगा कि चुनाव निष्पक्ष होने में, तटस्थ होने में थोड़े से प्रभावित होंगे चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं। इनका यह तर्क था। तो ये इस तर्क को लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या अनूप वर्णवाल केस में दिया गया तर्क सही है। मतलब सवाल है कि क्या वर्तमान में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का प्रक्रिया है जो, क्या वो सच में असंवैधानिक है। दूसरा सवाल, अगर ऐसा है तो क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्य में दखल देना चाहिए। ये सवाल क्यों उठा, दूसरा सवाल, क्योंकि अनुच्छेद 50, संविधान का अनुच्छेद 50 शक्ति के पार्थक्य की बात भी करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात भी करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के कार्य में दखल दे रही है, हस्तक्षेप कर रही है, जिससे अनुच्छेद 50 का वायलेशन हो रहा हो। ये दोनों सवाल उठे सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसले देते समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर जो कमेटियां बनी हैं, उस पर चर्चा की। तो उनमें से दो कमेटी पर जो पुरजोर चर्चा हुई और उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। ये समझते हैं वो क्या। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दो सवाल खड़े थे उनके जवाब ढूंढने के लिए समितियों पर चर्चा की गई और दो रिपोर्ट्स थी। एक रिपोर्ट है 2015 की विधि आयोग की रिपोर्ट 2015, एक रिपोर्ट जो दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा 1990 में बनाई गई। तो एक रिपोर्ट हुई दिनेश गोस्वामी जी की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हुई 255 में 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन।
इन दोनों रिपोर्ट्स पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि बदलाव जरूरी है आयुक्तों की नियुक्तियों पर। इसका मीनिंग यह था कि अनूप वर्णवाल जी का जो तर्क था कि नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक प्रतीत होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। तो बदलाव की आवश्यकता है कहा, और बदलाव ने क्या कहा कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका के पास ही पूरी शक्ति ना हो चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की, बल्कि देखो वर्क एक्शन को शिफ्ट करने की बात की है, वर्क को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि कार्यपालिका से चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का पूर्ण अधिकार लेकर के एक सिस्टम बनाया जाए चयन समिति का, सेलेक्ट कमेटी का, और ये सेलेक्ट कमेटी डिसाइड करे कि चुनाव आयुक्त कौन होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक बात है। अब जब इतनी बात कर ही चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी परिभाषित करना पड़ेगा कि चयन समिति आखिर बनेगी कैसे, इसकी संरचना क्या होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया वो ये कि भाई एक होंगे प्रधानमंत्री, साथ में होंगे सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज, और एक होंगे ऑपोजिशन लीडर, विपक्षी दल का नेता। इन मेंबर्स के साथ सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए, ऐसा सजेशन था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे ऐसे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे तो इस हिसाब से फिर संसद को यह निर्देश मिलता है कि ये कानून बनाए। क्योंकि अब आपको ये लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका के काम में ऐसा दखल क्यों दिया, तो आपको मैं समझा दूं कि आर्टिकल 42 में यह बात लिखी हुई है। आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 पूर्ण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। इसका मीनिंग यह है कि संसद किसी विषय पर अगर कोई कानून नहीं बना पाई है टिल डेट, तो कानून बना लेने तक सुप्रीम कोर्ट उन विषयों पर फैसला कर सकती है। इस विषय पर फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है कि मेरा फैसला मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब तक वैलिड है जब तक कि संसद द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर कोई नया कानून नहीं बन जाता। अगर कानून बन जाता है, जैसा कि विधेयक अभी राज्यसभा से पास हुआ है, अगर लोकसभा से भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के साइन होंगे तो अधिनियम बन जाएगा, और अधिनियम बनते ही ये जो फैसला था इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से अब तक पहुंच गई है। तो ये समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से संसद द्वारा ये विधेयक लाया गया, राज्यसभा में पहले लाया गया है। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर करने वाली बात है कि पेच कहां फंस रहा है, जरा देखिए। आपको ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तो प्रधानमंत्री है, एक सीजेआई है, और साथ में ऑपोजिशन लीडर है। इनकी कमेटी बनेगी और ये डिसाइड करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों में कौन होगा। ठीक बात है। लेकिन अभी जब विधेयक पेश किया गया राज्यसभा में, तो विधेयक में, बिल में क्या कहा गया है, जरा देख लें। विधेयक में कहा गया है कि पीएम होंगे, ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही साथ ऑपोजिशन लीडर भी होंगे। तो अंतर आपको समझ में आ रहा है क्या? अंतर कहां दिखाई दिया? सीजेआई के शामिल होने पर। यहां सीजेआई शामिल थे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, लेकिन जब विधेयक लाया गया तो वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया है। विवाद का विषय यही है दरअसल कि यहां सीजेआई को रखना सही है या नहीं है। ऐसा विपक्ष का ऐसा कहना है कि सीजेआई को इस कमेटी से, सेलेक्ट कमेटी से हटा देने से निष्पक्षता बाधित होगी, जो इंपार्शियलिटी है वो प्रभावित होगी, इन्फ्लुएंस होगा उसका। आगे ये तो समय तय करेगा कि ये फैसला सही है या गलत है, ये समय तय करता है इस बात को। बहरहाल इस विधेयक पर यह चर्चा हुई कि सीजेआई न होकर के कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर होंगे। विपक्षी दल के नेता को बनाए रखा गया है, प्राइम मिनिस्टर स्वाभाविक तौर पर रखे गए हैं। इतना सब कुछ होने पर एक चेंज और हुआ, एक चेंज और हो गया। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, ये जो आयुक्त होते थे इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर हो रही थी, इक्विवेलेंट हो रही थी उनकी। नए विधेयक ने यह बात सुझाया है, नए विधेयक में यह बात कही गई है कि अब जो सैलरी होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी
के बराबर होगी। बात को समझे। अगर मैं सैलरी की बात करूं आयुक्तों के, तो पुराना मसला क्या है? पुराना कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल। नया जो विधेयक है वो क्या कह रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर रहा है, उसके बराबर हो। इसमें अंदर क्या पड़ रहा है जरा समझो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह सैलरी देने का मतलब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी नियम या कानून बनाकर तय की जाती है, विधि बनाकर तय की जाती है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी के जो सैलरी है वो कार्यकारी द्वारा डिसाइड किया जाता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा डिसाइड किया जाता है। फर्क आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसा कर देने से विवाद इसलिए बढ़ गया कि कहना है लोगों का, विपक्ष का, जो इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, उनका यह कहना है कि अगर चुनाव आयुक्तों की सैलरी एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है, कार्यकारी डिसाइड करती है, तो फिर आयुक्तों की जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो रही है, जिससे उनके काम पर असर पड़ेगा। ये बात भी पहले दिखाई देती है। इस पर चर्चा होना अभी बाकी है। देखते हैं लोकसभा पर इस पर क्या चर्चा होती है, फिर जाकर के इसके प्रोग्रेस, इसकी प्रगति पर हमें समझ में आएगा कि कहां पर क्या चीजें ऐड हुई, क्या हटाई गई, तब जाकर बातचीत होगी। अभी तो केवल राज्यसभा से पास हुआ है। तो दो पेच है, एक तो सीजेआई की जगह पर कैबिनेट मिनिस्टर को ले आना, और दूसरा जजेस के इक्विवेलेंट जो सैलरी थी उसको अब कर दिया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट सैलरी। इन सब विषयों पर बातचीत हो गई। एक विषय रह गया, एक विषय ये रह गया कि जब हम बातचीत कर रहे होंगे इस पूरे कानून पर, तो तीन बातें हैं, ध्यान दें। अभी एक बात तो हुई अपॉइंटमेंट की, हमने अभी देखा अपॉइंटमेंट पर बातचीत हो चुकी हमारी, कि चयन समिति द्वारा किया जाएगा। सैलरी पर भी हमने बातचीत कर रखी है कि अभी सैलरी कैसे दी जाएगी, कैबिनेट सचिव के बराबर दी जाए, ऐसा विधेयक में सुझाव है। एक आर का मतलब है रिमूवल, हटाया जाना। चुनाव आयुक्तों को हटाए जाने की प्रक्रिया क्या हो, तो ये यथावत रखी गई है। जो पहले प्रक्रिया थी वही यही रखी गई है, यथावत है, एज इट इज है।